हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल कुलदीप रिएक्शन वाला में। दोस्तों, क्या हुआ जब डीआईजी साहब ट्रेन की यात्रा करके महाकुंभ के मेले में दर्शन करने जा रहे थे, तभी उसी ट्रेन में बूढ़ी माँ भीख मांगती हुई नजर आई। उसके बाद डीआईजी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप रोने लग जाएंगे। इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है सन 1995 में मध्य प्रदेश देश के एक छोटे से शहर नागदा से। दोस्तों, नागदा शहर में हरीश पांडे नाम का एक लड़का रहता था। हरीश अपनी माँ का इकलौता बेटा था। दरअसल दोस्तों, हरीश के पिताजी नहीं थे। जब हरीश लगभग 3 साल का था, उस समय हरीश के पिताजी का देहांत हो गया था। अब उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी माँ ही बचे थे। दोस्तों, हरीश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। हरीश हमेशा अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और ऐसी कोई गलती नहीं करता था जिसकी वजह से हरीश की माँ का दिल दुखे। हरीश अपनी माँ को हमेशा यही कहता था कि माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे कदमों में सारे जहाँ की खुशियाँ रख दूंगा। तब हरीश छोटा था और ये बात सुनकर माँ बहुत खुश होती थी और माँ कहती थी, तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा खून है, तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, मुझे पता है। दोस्तों, हरीश की माँ के जीवन में जीने की उम्मीद सिर्फ हरीश ही था, क्योंकि हरीश और माँ दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोस्तों, हरीश जो था वो बहुत मासूम था, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और उसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। वो थोड़ा सा हक लाकर बोलता था, इस वजह से उसके जीतने भी दोस्त थे। वह सब उसका मजाक उड़ाते थे। वह जब स्कूल में भी जाता तो टीचर भी कई बार हरीश का मजाक बनाते थे। लेकिन दोस्तों, हरीश एक बहुत ही गरीब घर का बेटा था। इस वजह से वह ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही लोगों की बातों पर ध्यान देता था। हरीश की माँ हरीश को हमेशा यही कहती थी कि बेटा, अगर ये दुनिया वाले तुम्हें कुछ भी बोले तो तुम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना, लेकिन कभी भी इनकी बातें दिल पर मत लेना, वरना तुम हमेशा जीवन में पीछे ही रह जाओगे। तब ये बात सुनकर हरीश अपनी माँ को बोलता है कि ठीक है माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही कहूँगा। अब दोस्तों, हरीश पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार था और हरीश का सपना था पुलिस वाला बनना, क्योंकि वह अपने आसपास जब भी किसी पुलिस वाले को देखता था तो वह पुलिस वालों को सलाम करता था। उसे खाकी रंग की वर्दी बहुत पसंद थी। जब हरीश ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हें पुलिस वाला क्यों बनना है? तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, तुम कलेक्टर भी बन सकते हो, तुम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें पुलिस वाला क्यों बनना है? तब हरीश कहता है कि माँ, मैं पुलिस वाला बनके हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करूंगा। मैं हमेशा अच्छा और एक ईमानदार व्यक्ति बनकर रहूंगा। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बीतता गया और हरीश की माँ भी बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम पुलिस वाला ही बनना। जब हरीश कक्षा 10वीं में पहुंचा तो हरीश कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे अंकों से सफल हुआ और उसकी इस सफलता का श्रेय जाता था उसकी माँ को, क्योंकि दोस्तों, हरीश की परवरिश उसकी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से की थी। हरीश की माँ आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके जो पैसे कमाती थी, वो सारा पैसा हरीश की पढ़ाई में लगा देती थी और हरीश भी ये बात समझता था कि मेरी माँ बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, इसलिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपनी माँ का नाम रोशन करना है और अपनी माँ को गर्व महसूस करवाना है। अब दोस्तों, हरीश तो बहुत समझदार बच्चा था। समय और आगे बढ़ता गया। जब हरीश ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी तो उस 12वीं की कक्षा में हरीश पूरे शहर में सबसे प्रथम आया और जब प्रथम आया तो हरीश को लगभग 25,000 की छात्रवृत्ति भी मिली, क्योंकि वह मेधावी छात्र में आया था। इस वजह से उसे 25,000 की छात्रवृत्ति मिली। जब वह ये छात्रवृत्ति लेकर घर पहुंचा तो हरीश की माँ बहुत खुश हुई और हरीश को गले लगाकर रोने लगी। तब हरीश बोलता है कि माँ, तुम रोक क्यों रही हो? मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो सफल हुआ हूँ, सब लोग वहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे थे। माँ तब माँ बोलती है कि बेटा, आज मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू है, तुमने वह कर दिखाया जो तुम करना चाहते थे। तब हरीश बोलता है कि नहीं माँ, अभी मैं वह नहीं बना हूँ जो मुझे बनना है। तब हरीश की माँ बोलती है कि हाँ बेटा, वह भी तुम एक दिन बन जाओगे।
अब अचानक हरीश एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, पिताजी को क्या हुआ था और पिताजी कहाँ चले गए। तब हरीश की माँ बोलती है कि बेटा, पिताजी तो हमारे साथ ही रहते है, बस वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तब हरीश बोलता है कि ठीक है माँ, मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। जब भी मैं दूसरे बच्चों को उनके पिताजी के साथ देखता हूँ तो मुझे कई बार रोना आ जाता है। अब हरीश की ये बात सुनकर जो हरीश की माँ थी वो भी बहुत उदास होती है और हरीश की माँ बोलती है कि बेटा, भगवान की माया वही जानते हैं, पता नहीं उन्होंने हमसे इतनी बड़ी हमारी खुशी क्यों छीन ली। जैसे ही हरीश की माँ रोते हुए ये सब बात बताती है तो हरीश अपनी माँ को चुप कराकर बात पलट देता है। हरीश बोलता है कि माँ, आप चुप हो जाओ, मुझे अब पुलिस वाला बनना है। तब हरीश की माँ बोलती है कि हाँ बेटा, तुम बन जाना, तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो और तुम अच्छी मेहनत करो। तब दोस्तों हरीश अपने कक्षा अध्यापक के घर जाता है और जब हरीश ने ये सब बात कक्षा अध्यापक को बताई तो कक्षा अध्यापक ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि हरीश, तुम बहुत होशियार हो और तुम बहुत आगे बढ़ो और तुम अपने शहर का नाम भी रोशन करोगे। अब दोस्तों उस वक्त हरीश के कक्षा अध्यापक ने हरीश की पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद की। हरीश ने पुलिस की परीक्षा देना शुरू कर दिया था। हरीश दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था और हरीश की माँ भी हरीश का बहुत ध्यान रखती थी। हरीश को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय आगे बीतता गया और हरीश ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। हरीश बहुत मेहनत करता था। हरीश कई कई घंटों तक शहर के पुस्तकालय में बैठा रहता था और हरीश अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहता था। जब हरीश ने यूपीएससी की सारी प्रणालियों की परीक्षा पास की तो उसके बाद हरीश डीआईजी के पद पर नियुक्त हुआ, क्योंकि दोस्तों डीआईजी का पद मिलना हरीश के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब ये खबर हरीश की माँ और हरीश के कक्षा अध्यापक ने सुनी तो उन दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक गरीब घर का बिन बाप का बेटा जब डीआईजी बना तो ये बात कोई साधारण बात नहीं थी। दोस्तों हरीश अपने सपनों के बहुत करीब था, लगभग उसे अपना मुकाम मिल भी गया था। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हरीश का जो तबादला हुआ था, यानी कि वह जहाँ पर डीआईजी बना था उस शहर का नाम था गंगापुर, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर हरीश डीआईजी के पद पर नियुक्त हुआ। अब दोस्त तो जब हरीश ने वहाँ की कानून की व्यवस्था संभाली तो हरीश का वहाँ पर अच्छी तरह से सम्मान हुआ। अब हरीश जो था वो वहाँ पर अकेला था और हरीश जब अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उस ड्यूटी के दौरान उस पुलिस स्टेशन में ही एक महिला अधिकारी थी। अब जब हरीश उस महिला अधिकारी से मिला तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनने लगी थी। वह दोनों धीरे धीरे बहुत पास आने लगे थे और उन दोनों के बीच में कब प्रेम हुआ पता ही नहीं चला। समय आगे बीतता गया और हरीश ने अपनी प्रेमिका के साथ ही शादी कर ली थी, जो उसके ही पुलिस स्टेशन में एसपी के पद पर नियुक्त थी, जिसका नाम था माधुरी शर्मा। दोस्तों हरीश ने माधुरी शर्मा से शादी कर ली थी और शादी करके जब हरीश एक महीने के बाद अपनी माँ के घर गया तो हरीश की माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि दोस्तों हरीश को गंगापुर सिटी में जाए लगभग एक महीना ही हुआ था और एक महीने में ही इतना कुछ हो गया। तब हरीश अपनी पत्नी से बोलता है कि क्यों ना अब मैं यहाँ पर अपनी माँ को लेकर आ जाऊं, क्योंकि यहाँ अब मैं सेटल हो चुका हूँ, मैंने शादी भी कर ली है और तुम मेरी धर्म पत्नी भी बन गई हो। तो मेरी माँ गांव में अकेले रहती है, इसलिए मैं अपनी माँ को भी मेरे साथ रख लेता हूँ, वह भी यहाँ पर रहेंगी। तब दोस्तों जो माधुरी थी वो डीआईजी साहब यानी कि हरीश से बोलती है कि यहाँ पर माँ कहाँ रहेंगी। तब डीआईजी साहब बोलते हैं कि कहाँ रहेंगी, मतलब हमें जो सरकारी आवाज मिला है उस सरकारी आवाज में माँ चैन से रहेंगी और मेरी नजरों के सामने रहेंगी। तब माधुरी ऐसा करने से ना बोल देती है। माधुरी बोलती है कि माँ का ध्यान यहाँ पर कौन रखेगा, मैं भी पूरे दिन ड्यूटी करती हूँ, आप भी पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, तो फिर माँ का ध्यान यहाँ पर कौन रखेगा और माँ यहाँ कैसे रहेंगी। तब जो डीआईजी साहब थे वो माधुरी को बहुत समझाते हैं कि माँ यहाँ पर रह लेगी, माँ यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी, लेकिन माधुरी पता नहीं क्यों पर डीआईजी साहब की माँ को यहाँ लाने के लिए राजी नहीं थी। तब डीआईजी साहब बोलते हैं कि ठीक है, माँ को गांव में ही रहने देते हैं। डीआईजी साहब ने माँ के लिए गांव में एक अच्छा घर बनवाया
और उस घर में 2 नौकर रखवाया, और वह दोनों नौकर डीआईजी साहब की माँ की बहु सेवा करती थी। लेकिन माँ हमेशा यही बोलती थी कि बेटा, मुझे इन नौकरों के साथ नहीं, मुझे अपनी बहू अपने बेटे के साथ रहना है। तब डीआईजी साहब कहते हैं कि माँ, बस आप कुछ दिन यहीं रहो, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो डीआईजी साहब की माँ थी वो हरीश से बहुत प्यार करती थी, और हरीश भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ वजह से वो अपनी माँ को अपने पास नहीं ला पा रहा था। और उसकी वजह ये भी थी कि डीआईजी साहब काम में बहुत व्यस्त रहते थे, और डीआईजी साहब की पत्नी जो माधुरी थी वो भी काम में बहुत व्यस्त रहती थी। अब धीरे धीरे समय आगे बीतता गया, लगभग 1 से 1.5 साल हुआ था, और दोस्त डीआईजी साहब जो थे वो हर महीने अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भेजते थे, और वह पैसे वो माधुरी को देते थे, और माधुरी डीआईजी साहब की माँ के पास पैसे नहीं भेजती थी। लेकिन अब कुछ समय बीतता गया, और डीआईजी साहब ने एक दिन अपनी माँ को घर पर फोन किया और माँ से पूछा कि माँ, तुम्हें हर महीने पैसे मिल तो जाते होंगे ना, और वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तब जो डीआईजी साहब की माँ थी वो है कि बेटा, तुमने मुझे पैसे कब भेजे, यहाँ पर तो मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। तब जो डीआईजी साहब थे वह कहते हैं कि मैंने तो माधुरी को पैसे दिए थे तुम्हें पैसे भेजने के लिए, क्या तुम्हें माधुरी ने पैसे नहीं भेजे? तब माँ बोलती है कि नहीं बेटा, नहीं भेजे हैं। तब डीआईजी साहब माधुरी से पूछते हैं कि माधुरी, तुमने हर महीने माँ को पैसे क्यों नहीं भेजे? तब माधुरी बोलती है कि यहाँ पर हम इतना नहीं कमा पाते हैं कि मैं तुम्हारी माँ के लिए भी पैसे भेज सके। अब यहाँ पर माधुरी के मन में लालच आ गया था, क्योंकि डीआईजी साहब की जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह से माधुरी के अंदर लालच उठी थी। लेकिन माधुरी भी एसपी थी, इस वजह से माधुरी थोड़े खुले विचारों वाली थी, और उस खुले विचारों की वजह से ही डीआईजी साहब अपनी माँ को अपने पास नहीं ला पा रहे थे। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय आगे बीतता गया, और डीआईजी साहब और माधुरी के बीच छोटे मोटे क्लेश होने लगे, क्योंकि माधुरी को डीआईजी साहब की माँ को अपने पास रखना पसंद नहीं था। इस वजह से बात बहुत आगे बढ़ती गई, और डीआईजी साहब ने माधुरी को हमेशा के लिए तलाक दे दिया, क्योंकि दोनों के बीच बहुत अनबन होती थी। और जब पैसों वाली बात भी डीआईजी साहब के सामने आई तो डीआईजी साहब का बहुत दिल दुखा। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया, और डीआईजी साहब तलाक लेने के बाद जब अपनी माँ को 3-4 महीने के बाद घर लेने पहुंचे, तब माँ वहां पर नहीं थी, क्योंकि माँ को पता चल गया था कि अब मेरा बेटा मेरा इतना ध्यान नहीं रखता है, मेरा बेटा अब सिर्फ अपनी पत्नी में ही खोया रहता है। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि उनके बेटे ने अपनी बहू को तलाक दे दिया है, क्योंकि डीआईजी साहब ये सोचते थे कि वो नहीं चाहते थे कि ये बात माँ को पता चले और माँ दुखी हो। इसलिए डीआईजी साहब ने अपनी तलाक की प्रक्रिया को लगभग 3 महीने तक जारी किया, और 3 महीने के बाद माधुरी को तलाक दे दिया, और फिर दोनों का ही अलग अलग शहर में तबादला हो गया। अब दोस्तों, जब डीआईजी साहब अपने घर अपनी माँ को लेने जाते हैं, तब उस घर पर कोई नहीं था। डीआईजी साहब ने जो 2 नौकर रखे थे वो नौकर भी उस घर पर नहीं थे, और ना ही डीआईजी साहब की माँ घर पर नहीं थी। उस घर पर ताला लगा हुआ था। जब डीआईजी साहब ने आसपास रह रहे कुछ लोगों से तो पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अम्मा रहती थी, जो मालकिन रहती थी, उन्हें घर छोड़े लगभग 2 महीने हो चुके हैं, और जो नौकर थे वह भी अब यहाँ पर नहीं आते हैं। तो डीआईजी साहब ये देखकर और सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि डीआईजी साहब की माँ की उम्र बहुत थी और डीआईजी साहब की माँ बूढ़ी थी। डीआईजी साहब यही सोचते हैं कि आखिर मेरी माँ कहाँ गई, आखिर मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्या मैंने कहीं अपनी माँ को खो तो नहीं दिया। डीआईजी साहब अपनी माँ को बहुत ढूंढते हैं। जिस शहर में डीआईजी साहब ने अपनी माँ का घर बनवाया था, उस शहर के एक वृद्धा आश्रम में जाकर डीआईजी साहब छानबीन करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें माँ नहीं मिलती है। तब डीआईजी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं, और डीआईजी साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे पुलिस वालों को भी बोला कि मेरी माँ को ढूंढो, लेकिन उन्हें माँ नहीं मिली। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया था। डीआईजी साहब अब सिर्फ अकेले ही रह गए थे, क्योंकि उनके जीवन में ना तो पत्नी का सुख था
और ना ही माँ का सुख था। अब डीआईजी साहब सोचते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़ेगा। तब दोस्तों जनवरी 2025 में महाकुंभ का मेला लगने वाला था और डीआईजी साहब मानसिक शांति के लिए उस कुंभ के मेले में ट्रेन की यात्रा करके जा रहे थे। जब वह एक स्टेशन पर चाय पीने के लिए उतरे तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई और उनसे पैसे मांगने लगी। जैसे ही डीआईजी साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो वह पैसे मांगने वाली बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि डीआईजी साहब की माँ ही थी। दरअसल दोस्तों डीआईजी साहब उस वक्त सादे कपड़ों में ही यात्रा कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को देखा तो वो अचानक से रोने लग गए और कहा कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वहाँ पर घर बनवा कर दिया था, वहाँ पर 2 नौकर मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, तो फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? तब माँ रोते हुए बोलती है कि बेटा, जब तुमने अपनी प्रेमिका से शादी की थी, बहू से शादी की थी, उसके बाद से तुम मुझे भूल गए थे। ना तुम महीनों महीनों तक मुझसे मिलने आते और ना ही मुझे फोन करके मुझसे बात करते। तुम इतने बिजी हो गए थे कि तुम भूल गए थे कि तुम्हारी एक माँ भी है। तब डीआईजी साहब को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और डीआईजी साहब उसी रेलवे स्टेशन पर अपनी माँ से पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो, शायद ही इस दुनिया कोई ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। माँ मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तब माँ बोलती है कि बेटा इसी को जीवन कहते हैं। अगर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता तो आज मैं यहाँ पर ये भीख नहीं मांग रही होती। तब डीआईजी साहब अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोते हैं और कहते हैं कि माँ तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तब माँ बोलती है कि बेटा मैं उस घर में क्या करती, उस घर में मेरा कोई अपना नहीं था ना, मेरा बेटा था ना, मेरी बहू थी और कोई भी नहीं था। तब डीआईजी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, तुम मेरे साथ कुंभ के मेले में चलो, हम वहाँ पर बहुत शांति से रहेंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें अपने शहर में लेकर जाऊंगा जहाँ पर मैं डीआईजी के पद पर नियुक्त हूँ। तब डीआईजी साहब अपनी माँ को लेकर उस कुंभ मेले में जाते हैं। उस कुंभ मेले में जाकर डीआईजी साहब को अब समझ आता है कि जीवन में माँ का होना कितना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और हर बच्चा अपनी माँ के लिए ही सबसे पहले सोचता है। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें माँ के प्यार से दूर कर देती है। अब दोस्तों, जब उस कुंभ के मेले में डीआईजी साहब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर घूम रहे थे, तब बहुत से लोग डीआईजी साहब को देख रहे थे और डीआईजी साहब की माँ की उम्र काफी ज्यादा थी। इस वजह से लोग ये भी सराहना कर रहे थे कि ये कितना भाग्यशाली बेटा है जो अपनी इतनी बूढ़ी माँ को लेकर इस कुंभ के मेले में स्नान करवाने आया है। ये तो बिल्कुल श्रवण कुमार ही है, लेकिन असलियत क्या थी ये डीआईजी साहब और उसकी माँ ही जानते थे। तब डीआईजी साहब को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी माँ के साथ जो भी किया वह बहुत गलत किया। डीआईजी साहब उस कुंभ के मेले के दौरान अपनी माँ को ये वचन देते हैं कि माँ मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कभी किसी प्रकार का दुख, कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। तब दोस्तों धीरे धीरे समय आगे बीतता गया और डीआईजी साहब अपनी माँ को लेकर अपने घर आए और अपने घर कुछ दिन रहकर वो वापस से अपने सरकारी आवास पर चले गए जहाँ पर उनकी नौकरी थी। जब माँ ने उस सरकारी आवास में प्रवेश किया तो माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि वह सरकारी आवास छोटा मोटा नहीं था बल्कि अच्छा खासा बड़ा था। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा आखिर तुमने वो सब कुछ पा लिया जो तुमने बचपन में मुझसे कहा था। तब डीआईजी साहब कहते हैं कि हाँ माँ, मैंने तुम्हें छोड़कर सब कुछ पा लिया था, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यह कहकर डीआईजी साहब रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। लेकिन माँ की ममता तो दोस्तों माँ है। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम रो मत, तुम जैसे से भी हो, जो भी हो, मेरे बेटे हो और गलती हर इंसान से होती